गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समाजीकरण, या जिसको हम सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं। मेरा नाम मीनू तंवर है और मैं चौधरी बल्लूराम गुदारा गर्ल्स कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और आज जो है हम बात करेंगे समाजीकरण नामक अवधारणा के बारे में। ये इसको हम एक प्रक्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। अब हम बात करें कि समाजीकरण क्या होता है। देखिए, हम बचपन से लेकर आज तक जो भी सीख रहे हैं, मतलब समाजीकरण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया होती है। और इसके अंदर जो है हम जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारी जन रीतियाँ, हमारी नीतियाँ, हमारे लोकाचार, आदर्श, हमारे उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ये सब जो है वो हम सीखते हैं इसके अंदर। इसलिए हम समाजीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। और ये जो प्रक्रिया है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं कि आपको ब्रश ऐसे करना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको बाथरूम में बाथरूम जाना है तो ये करना है, बड़ों को नमस्ते करना है, छोटों को प्यार करना है, या आपको चलने के क्या नियम है, खाने के क्या नियम है, ये सब जो हम सिखा रहे हैं, ये सब जो है वो समाजीकरण है। आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में आप सीख रहे हैं कुछ कुछ, फिर आप बड़े हो रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में आप कुछ सीख रहे हैं। तो मतलब सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, इंसान कभी भी सीख सकता है और उसको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अधिक होता है। तो सीखने का ही एक नाम है समाजीकरण। ठीक है, इसके द्वारा जो है हम अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं, और जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की कुछ परिभाषाओं के बारे में। यदि हम बात करें तो पहली परिभाषा हम करेंगे गिलिन एंड गिलिन की, और इनकी एक पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। देखिए, इन्होंने इसमें कहा है कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समूह का क्रियाशील सदस्य बनता है। क्रियाशील मतलब कार्य करने वाला सदस्य बनता है, और समूह की कार्य विधियों में समन्वय स्थापित करता है, उनकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन करने में अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना का विकास करता है। मतलब देखिए, हम अपनी परंपराओं को सीख रहे हैं। इस परिभाषा के अनुसार हम समूह के क्रियाशील सदस्य बन रहे हैं और हम समाज की गतिविधियों में बराबर के भागीदार हो रहे हैं। इसी तरह ही एक और परिभाषा हम करेंगे एक और समाजशास्त्री की, जिनका नाम है किम्बल यंग, और इनकी पुस्तक का जो नाम है ए हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर जो है इन्होंने बताया है कि समाजीकरण जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। मतलब विभिन्न समूह, मतलब जैसे मान लीजिए आप जो हैं विद्यार्थी समूह के सदस्य हैं, आप महिला या पुरुष समूह के सदस्य हैं, आप शिक्षित समूह के सदस्य हैं। तो ये अलग अलग समूह होते हैं जिनके द्वारा हम उनके सदस्य बनते हैं, और हम उस जिस भी ग्रुप के हम सदस्य बने हैं उसके जो नियम हैं, उनके कानून हैं, उनको जो है हम स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। और अब हम बात करते हैं कि फिर समाजीकरण है क्या। तो समाजीकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह और समाज की विशेषताओं को सीखता है, ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। अब हम बात करते हैं कि समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हम कह सकते हैं। तो देखिए, पहली है कि जबकि जैसा कि मैंने आपको अभी तक बता रही हूँ कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है, या जिसको हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी कहेंगे। तो मतलब हम इसमें सीख रहे हैं। यदि एक व्यक्ति चोरी
कर रहा है, कक्षा से भाग रहा है, गाली दे रहा है, ये भी हम सीख रहा है, किंतु इसको हम समाजीकरण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये क्रियाएं जो है समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, और इनको सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य भी नहीं बन सकता है। तो हम नैतिक बातों को यदि हम सीखते हैं तो वो है सीखने की प्रक्रिया। साथ ही साथ इसमें संस्कृति का हस्तांतरण होता है। देखिए, हमने जो सीखा है वो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है, आगे हम अपने बच्चों को देंगे और वो आगे अपने बच्चों को देंगे। तो ये क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि ये जो प्रक्रिया है ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, मतलब आजन्म प्रक्रिया है। मतलब ये है कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, और बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियां धारण करता है। पहले वो बच्चा, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वो जो है वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है, और इनके अंदर अवस्थाओं में जाते जाते वह किसी का पुत्र है, भाई है, किसी की पत्नी है, किसी का पिता है, ठीक है, व्यवसायी है, दादा है, नाना है, इन सभी पदों को वो धारण करता है और उसके अकॉर्डिंग वो परिस्थितियाँ और भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि समय और स्थान के सापेक्ष होती है। मतलब ये टाइम और स्पेस से रिलेटेड होती है। मतलब समय सापेक्ष का अर्थ क्या होता है कि दो भिन्न समयों पे समाजीकरण की अंतर वस्तु होती है जो अलग अलग होती है। जैसे प्राचीन समय में स्त्रियों को घूंघट या पर्दा प्रथा में रखना सिखाया जाता था, और आज आप देखिए पर्दा प्रथा का हम विरोध कर रहे हैं। तो दो विभिन्न समय हो गया। और इसी के साथ साथ समाजीकरण जो है वो स्थान सापेक्ष भी होता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक स्थान पर एक व्यवहार जो है वो प्रशंसनीय माना जा सकता है, और वही व्यवहार दूसरे स्थान पर निंदनीय भी हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके का है कि हम जैसे मान लीजिए आज ऐसे अलग अलग जगहों पे मान लीजिए थूक रहे हैं कोई व्यक्ति, तो वो एक गलत है, ठीक है, वो समाजीकरण नहीं है। किंतु वहीं पर ही जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को हमने देखा होगा कि नज़र ना लग जाए इसके लिए वो हल्का सा थू थू ऐसे कर देते हैं, तो वो क्या है, उसमें वो उचित मान रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं। साथ ही साथ संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है। मतलब सामाजिक प्रक्रिया जो है वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को हमें सिखाता है, और ये धीरे धीरे जो है संस्कृति व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। साथ ही हम बात करेंगे समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया भी समाजीकरण हमें सिखाता है। एक और इसके अंदर दिया हुआ है जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। मतलब ये क्या है, आपके आत्म का विकास करता है। व्यक्ति में जो है अपने प्रति जागरूकता आती है, और वो ये जानने लग जाता है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये कुछ जो है समाजीकरण की विशेषताएं रही हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी किन किन विशेषताओं को हम समाजीकरण के अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, और इसमें मैंने आपको बताया है कि समाजीकरण की प्रमुख अभिकरण, या जिनको हम संस्थाएं भी कह सकते हैं, या जिनको हम एजेंसीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है व्यक्ति, देखिए बीच में व्यक्ति बनाया है, सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार के संपर्क में आता है, क्योंकि वो बच्चा होता है और परिवार में रहता है। फिर वो अपने दोस्तों के संपर्क में आता है, खेल समूह, मतलब वो खेलता है। समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए जो, जिसको हम कहते हैं मित्रों का समूह, या पीयर ग्रुप्स भी कह सकते हैं जिनको हम, तो वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, उसके साथ बातें करता है। तो वो बहुत सारे जो है अनुशासन का पालन करना, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। हर परिस्थिति में वो अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। खेलने से व्यक्ति में पारस्परिक सहयोग की भावना आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, और एक स्वस्थ संघर्ष की भी जो है उसके अंदर भावनाएं आती हैं। तो ये कुछ है। साथ में ही एक पड़ोस जो है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, नेबरहुड, पड़ोस का भी जो है बच्चों के समाजीकरण पे बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों के नहीं, वरन
हम सभी के लिए पड़ोसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पड़ोस के लोग बच्चों से स्नेह और प्यार करते हैं, नई बातें सिखाते हैं, कभी उनकी प्रशंसा करते हैं, कभी उनकी निंदा करते हैं और उन्हें समाज का एक अच्छा सदस्य बनने में भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है नातेदारी, नातेदारी क्या होती है, जिनको हम किनशिप कहते हैं। नातेदारी दो तरह की होती है। एक वो नातेदारी जो रक्त संबंधों से बनती है और एक वो नातेदारी जो विवाह संबंधों से बनती है। रक्त संबंधों से कौन सी बनती है? भाई बहन और माता पिता। और विवाह संबंध से कौन से बनती हैं? पति पत्नी, साले साली, ससुर, देवर, भाभी, जेठ। इन सभी से हम जो है कुछ कुछ सीखते हैं। किसी से हमारे जो है हंसी मजाक वाले संबंध होते हैं, किसी से हम दूरी बरतते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के संबंध होते हैं जो हमारा सोशलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आ गया विवाह, मैरिज। ठीक है, तो विवाह का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति पत्नी की भूमिका निभानी होती है और वो जो है दूसरे परिवार में जाती है तो वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना सीखती है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, विश्वास की भावनाएं, ये जो है जो व्यक्ति है या महिला या पुरुष है वो विवाह के बाद करते हैं। और इसी के साथ ही ये तो थी हमारी प्राइमरी ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं दैतिक संस्थाएं या सेकेंडरी ग्रुप्स की। तो ये भी हमारे सोशलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, आर्थिक समूह, धार्मिक संस्थाएं जिनको हम कहते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट, सांस्कृतिक संस्थाएं जिनको हम कल्चरल इंस्टीट्यूट कहेंगे, या व्यावसायिक समूह जो होते हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप होते हैं, वो भी व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। तो समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। और सीखते हम किन से हैं? हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से, पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने नातेदार विवाह और विवाह लोगों से, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे हम सीखते हैं। तो सीखना केवल किताबों से सीखना नहीं होता है, हमारे आसपास के वातावरण से भी हम सीखते हैं और वह जो है हमारे समाजीकरण में बहुत अच्छी भूमिका निर्वहन करता है। थैंक यू वेरी मच।